जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब भी हम बात करते हैं तो कई चीज ऐसी होती हैं जो पेयर में होती हैं, जैसे दिन और रात। और इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं या बहुत सारी चीजें, ऑब्जेक्ट ऐसी हैं जिनका अपोजिट भी होता है। दिन रात है, काला सफेद है, और खट्टा मीठा। और उसमें एक बात और है जो पिछले कुछ एपिसोड से हम कर रहे थे, सौंदर्य की अगर हम बात करें तो मैं ये सोचने लगी कि अगर रूप है तो कुरूप भी होता होगा। लेकिन हमारे विद्वान ऐसे हैं जो किसी भी विषय को एक नई दृष्टि से समझाते हैं। तो आइए, क्यों ना इनसे ही समझें कि अगर रूप है तो कुरूप भी होता होगा। समझने की इसलिए जरूरत है कि कुछ लोग हमें देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और दूसरे व्यक्ति का नज़रिया उनके प्रति कुछ अलग होता है। कुछ साधारण व्यक्ति भी हमें बड़े चार्मिंग लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा हँसमुख होता है या चेहरा बड़ा हँसमुख होता है। कुछ लोगों की मुस्कान बड़ी प्यारी होती है, कुछ लोगों की आँखें बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से सबके लिए सौंदर्य की दृष्टि अलग-अलग है। तो जिसे हम कुरूप कह रहे हैं, हो सकता है दूसरे के लिए वो सौंदर्य हो, रूप हो। तो इसी विषय पे आइए अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से बात करें, जो जुड़ते हैं वाराणसी से। तो सबसे पहले डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। नमस्कार, अभिनंदन, आनंद। गौतम जी, हम पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे थे सौंदर्य की, और उसको आपने इतने अच्छे से समझाया। पिछली बार तो हम बाहर के चांद के बजाय अपने मन का चांद निकाल के लाए थे। तो हम ये चाहते हैं कि आज इस सौंदर्य के विषय में, रूप है तो क्या कुरूप भी है, और कुरूप किसके लिए रूप बन जाता है, और सौंदर्य किसके लिए कुरूप बन जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, या इसकी क्या कोई निश्चित परिभाषा है। ये सारी बातें हम आपसे समझना चाहेंगे। अभी आप पेयर ऑफ अपोजिट्स की बात कर रही थी और कर रही हैं। पेयर ऑफ अपोजिट्स का मतलब होता है दिन रात, सफेद काला, रूप अरूप, सुंदर और कुरूप। ये अपोजिट्स है ना। अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स, पुरुष और स्त्री। तो ये जो दिन और रात, पहला अपोजिट आपने बताया था, मैंने शायद किसी एक अंक में ये कहा था कि फूल को दोनों चाहिए, और दिन और रात जो है वो मैन मेड नहीं है या माइंड मेड नहीं है। रूप और अरूप ये उसका अपोजिट है, और सुरूप और कुरूप ये अपोजिट है। रूप अगर सुंदर है, रूप अगर सुंदर नहीं है। जी। सुरूप और कुरूप मैंने अ- सुंदर रूप और अच्छा। कुत्सित रूप, है हम्म। ना। सुंदर असुंदर, हम्म। सुरुचि अरुचि या कुरुचि। नहीं, तो अरुचि का मतलब है हमें, हमारे अंदर कोई रुचि नहीं है। और पर कुरुचि का मतलब है कि बुरी रुचि है। फॉर्म एंड फॉर्मलेस होता है रूप और अरूप। ब्यूटीफुल का मतलब सुरूप, अगली का मतलब कुरूप। सुंदर और कुरूप ये बोलते हैं, लेकिन अपोजिट में आप देखिए कि सुंदर रूप और कुत्सित रूप। कुरूप का मतलब कुत्सित हुआ ना, जी। इसलिए सुरूप का अपोजिट है कुरूप। सुंदर के लिए हम लोग कुरूप बोलते हैं। ऐसे रूप का जो अपोजिट है वह अरूप। जहाँ पर रूप नहीं है, फॉर्म है, तो फॉर्मलेस है। अगर पूर्ण है तो शून्य है। शून्य का अपोजिट पूर्ण है। तो मैंने बातचीत ये शुरू की कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो दिन और रात है
वो एक फूल को दोनों जरूरी है खिलने के लिए। तो क्या कोई व्यक्ति सुंदर है और क्या कोई व्यक्ति कुरूप है, क्या दोनों जरूरी है? एक तो ये ध्यान देने की जरूरत है ये तो कि बड़ा अगर दिन और कॉम्प्लिकेटेड रात, क्वेश्चन हो गया। नहीं मैं कुछ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिन और रात, शीत और उष्ण, शीतोष्ण, ठंड और गर्मी, ये सब अपोजिट है ना। जी। और कोई सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है, ये भी अपोजिट है। तो अगर ठंड और गर्मी, ग्रीष्म, शीत और उष्ण, शीतोष्ण, अगर ये हमारे लिए जरूरी है, दिन और रात हमारे लिए जरूरी है, तो क्या सुंदर और असुंदर, सुंदर और कुरूप, क्या ये भी हमारे लिए जरूरी है? यही पूछ रहे हैं, क्योंकि अपोजिट की बात से आपने बात शुरू की। तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिट सेक्स होता है, अपोजिट हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है शरीर में एक प्रवाह है, उसके विरुद्ध प्रवाह जब शुरुआत हो जाती है शरीर में, उसको कैंसर कहते हैं। और फिर उसको रोकना मुश्किल होता है, वो फिर स्वाभाविक प्रवाह को क्रमशः अवरुद्ध करता रहता है। अपोजिट हुआ ना। तो एक तरफ से धारा जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर नदी की, फिर उत्तर से नदी की ओर धारा अगर दक्षिण की ओर एक साथ चले तो नदी बह नहीं पाएगी ना। एक तरफ से दूसरी ओर चल रही है। समुद्र के वेव्स भी ऐसे ही होते हैं, एक तरफ से दूसरी ओर आ रहे हैं, इसको हम लोग किनारा कहते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या सारे अपोजिट्स हमारे काम के होते हैं? अगर सारे अपोजिट्स काम के होते हैं तो जो कुरूप है वो भी हमारे काम का होना चाहिए, चाहे वो व्यवहार से हो चाहे वो देखने में हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल को थोड़ा बदल के ये पूछा जाना चाहिए कि कौन सा अपोजिट प्रकृति निर्मित है और कौन सा अपोजिट माइंड मेड है, इसको मन ने बनाया है। तो यदि दिन और रात माइंड नहीं बनाया है तो क्या ब्यूटीफुल और अगली ये भी नेचर ने बनाया है या माइंड ने बनाया? ये तो इससे हम लोग फर्क कर पाएंगे दो तरह के अपोजिट्स में। एक पेयर ऑफ अपोजिट है दिन और रात, जो माइंड मेड नहीं है। एक अपोजिट है ब्यूटीफुल और अगली, ये मैन मेड है या मैन मेड नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इधर ही ध्यान दिलाने की जरूरत थी। पर आपने जो तर्क दिया उस हिसाब से तो ये मैन मेड है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से उसको बना है लिया ना। है। हमें जो चीज़ तो अच्छी लगती मैन है, मेड का, ब्यूटीफुल है। हुँ। बिल्कुल मैन मेड को और स्पेसिफिक कर दे, माइंड मेड कर दे, और फिर उसमें मैन और वुमेन वो भी अपोजिट आएगा, जिसको कि माइंड ने नहीं बनाया है। मैन और वुमेन अपोजिट सेक्स माइंड ने नहीं बनाया है, लेकिन अच्छा बुरा वो माइंड ने बनाया है, इसलिए वो सापेक्ष है, रिलेटिव है। जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज आपको सुंदर दिख रही है वो मुझे सुंदर नहीं दिख रही है ना। पढ़ना लिखना किसी के लिए सुरुचि संपन्नता का प्रतीक है, किसी को पढ़ना लिखना नहीं अच्छा लगता, उसमें उसकी अरुचि होती है। तो उसमें अभी मुझे एक और में शब्द याद आ गया, वर रुचि, जो कात्यायन के बेटे थे। बहरहाल हमने अभी तक हम लोगों ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि अपोजिट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक मैन मेड, एक नेचर्स मेड या गॉड मेड। यहाँ तक ठीक है ना। तो ये क्या माइंड का बनाया हुआ है? धूप छांव माइंड का बनाया हुआ नहीं है। लेकिन आप देखिए, नहीं, धूप छाँव तो कहाँ माइंड का ये बनाया हुआ है। माइंड का बनाया हुआ नहीं है ना। ये तो नहीं। मैं कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जब आदमी रात में सोता है, कभी भी सोता है, नींद में होता है, तो उसमें न धूप होती है न छांव होती है, न दिन होता है न रात होती है, वो रात सोच के सोने जा रहा है। और हो सकता है दिन में देर तक सो रहा है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, लेकिन उसकी नींद के अंदर तो सूरज नहीं पहुंचा ना। नहीं, वो रात। जब सो रहा है हुँ।
तो वो ये जब सोने गया था तब तो रात थी ना। अब तो उसके घर में मम्मी उठा रही है कि इतना देर तक, कितने देर तक सो गए, उठ जाओ, दिन हो गया है, सूरज निकल आया है, दिन के 11 बज गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग आजकल तो सारी पूरी पीढ़ी युवाओं की वो देर से सोती है, देर से उठती है। तो उनकी नींद में चांद और सूरज नहीं होते ना। नींद के अंदर धूप छांव, दिन रात, या अपोजिट्स नहीं होता है ना। तो जब वो सो के जागता है तो उसकी जो इंद्रियां हैं, भाई वो जब जागता है तो कौन जागता है? तो जब बच्चा जागता है तो उसकी इंद्रियां जागती हैं। इंद्रियां जागने का मतलब ये इंद्रियों की जो वस्तु है, आंख के लिए जो वस्तु है रूप, कान के लिए जो वस्तु है साउंड, ये सारी चीजें जागती जागने लगती है ना। उसके लिए पूरी दुनिया जगने लगती है। उसका इंटेलेक्ट जगने लगता है, उसका ईगो जगने लगता है, इसकी पूरी दुनिया जगने लगती है। फिर सोच विचार वैसे शुरू हो जाता है जो सोने से पहले तक था। तो यानी माइंड जगने लगता है ना। तो माइंड है इसलिए सेंस है, इसलिए बाहर का वर्ल्ड है ना। अभी तो वो बाहर का वर्ल्ड नहीं था जब वो सो रहा था। तो माइंड के कारण बाहर का वर्ल्ड हुआ, यानी माइंड के कारण सूरज और चांद हुए ना। यानी सूरज और चांद भी माइंड मेड है। नहीं, सूरज ये चांद पूरा तो वर्ल्ड ऑलरेडी माइंड मेड है। सूरज चांद तो ऑलरेडी है ही क्या? है। सूरज चांद तो ऑलरेडी है। मैंने तो वही बताया कि हम लोग मान चुके हैं सूरज और चांद ऑलरेडी है, लेकिन मैंने ये दिखाया कि ये माइंड के कारण है। जब माइंड नहीं था नींद में, ईगो नहीं था नींद में, तब सूरज और चांद नहीं थे। और जब आदमी जागा तो क्या जागा? माइंड जागा। माइंड जागा तो उसकी इंद्रियां जागी, सेंसेस जागे, वर्ल्ड जागा, सूरज चांद जागे, उसके लिए हो गए। जो जिसके पास ये नहीं है वो कैसे जानेगा कि बाहर क्या है? कठिन हो गया। तो कहने का मतलब है कि जैसे माइंड मेड है, जो सुंदर कुरूप को तय करता है, वैसे सूरज चांद भी माइंड मेड है। और जब ये माइंड नहीं रहता है और हम नींद में होते हैं, तो फिर हम ऐसी अवस्था में भी जा सकते हैं जो माइंड के ऊपर है। सूरज चांद, दिन रात, सुंदर और कुरूप इसके ऊपर है। वहां पर डुअलिटी और अपोजिट नहीं बनता। सुंदर और कुरूप की जो माइंड में धारणा है, उसको ड्रॉप करने पर जो बचता है वो सुंदर है। और इसको प्रेजेंट में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कैसे तो कहते हैं? हम लोग माइंड को ड्रॉप करके, लेकिन माइंड को ड्रॉप कैसे करें? जब हम दिन में जागते हैं तो माइंड ही तो जागता है, और सारे तनाव, सारे सोच विचार शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरुआत हो जाती है? वो अभी तक नहीं था। अभी तक सूरज चांद नींद में नहीं थे ना। अभी जब आंख खुली तो माइंड भी एक्टिव हो गया ना। माइंड एक्टिव होता है तो सेंसेस एक्टिव होते हैं। सेंसेस एक्टिव होते हैं तो सेंसेस के विषय एक्टिव होते हैं। सेंसेस के विषय क्या है? बाहर का वर्ल्ड है। इंद्रियां लाके देती हैं तो माइंड उसको जो है सेंसर करता है, अच्छा बुरा सारी चीजें। वो बोलता है कि ये सुंदर है, ये कुरूप है। ऐसे सबके माइंड अपने हिसाब से उसको सेंसर करते हैं। ये सुंदर है, ये कुरूप है, सबके अलग अलग हो गए वर्ल्ड। यही तो होता है, यही तो रोज का काम है। दैनिक जीवन में यही होता है। हमको किसी एक चीज की कोई चीज नहीं पसंद है किसी व्यक्ति की, बस उसी पर हम अटक गए और उसका पूरा व्यक्तित्व असुंदर हो गया। उसी कोई एक चीज अच्छी लग गई तो पूरा का पूरा सुंदर हो गया। जैसे बर्नार्ड शॉ कहते थे कि एक लड़के को किसी लड़की का नाक सुंदर लग गया तो उससे प्यार कर बैठा। तो पूर्णता में नहीं देखते हम लोग ना। माइंड हम लोग को हमेशा अधूरेपन में देखना सिखाता है, पूरी तरह से देखना नहीं सिखाता है। कि जहां पर पूरी तरह से देखना होता है वहां पर ही हम सुंदरता को देख सकते हैं। अधूरेपन में कभी सुंदरता हो ही नहीं सकती है। हम लोग जो कुछ भी देखते हैं आधा अधूरा देखते हैं। हम लोग कहते हैं सूरज का उदय होता है, अस्त होता है। विज्ञान कहता है सूरज का ना उदय होता है ना अस्त होता है। अब साइंस की ओर से देखिए तो बिल्कुल सही बात है। भाई कोपरनिकस ने कहा कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है, गैलीलियो ने कहा पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। तो परिक्रमा तो कांस्टेंट चल ही रही है ना।
आपके लिए वो उदय और अस्त हो रहा है ना, किसी और के लिए वो अस्त हो रहा है जो आपके लिए उदय है ना। तो ये हमारा देखना है ना, हमारा देखने को फाइनल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है, माइंड मेड हुआ ना। और जो गैलीलियो कह रहे हैं वो फैक्ट मेड है, लेकिन वो फैक्ट को हम एक्सपीरियंस कैसे करें? एक्सपीरियंस तो माइंड से ही करते हैं ना। अगर सूरज की पृथ्वी परिक्रमा कर रही है तो हम उसको एक्सपीरियंस कैसे करें? हम तो बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, कहाँ? हम लोग अगर मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार में बैठते हैं, तो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कोई चीज चल रही है, तो पृथ्वी घूम रही है, ये कहाँ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यानी हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसी को अंतिम तथ्य मानते हैं ना। कठिन कठिन बातें हो जा रही। रविंद्रनाथ और आइंस्टाइन में 2-3 बार मुलाकातें हुई थी। इस संदर्भ में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में जो उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी उसका उल्लेख कर दे रहे हैं। आइंस्टाइन ने रविन्द्रनाथ से पूछा था कि ये दुनिया पहले से है, चल रही है, आप हो या ना हो, या आप हैं इसलिए दुनिया है? जो भी आपने बोला ना कि सूरज चांद तो पहले से है, आइंस्टाइन ने भी रविन्द्रनाथ से यही पूछा। तो रविन्द्रनाथ का जो उत्तर था उसको मैं दोहरा रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था पहले उसको मैं कह दूं। जैसे संस्कृत में अगर उपनिषद या वेद में मंत्र है तो पहले उसको बोल देते हैं हम, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी करते हैं अनुवाद। वैसे रविन्द्रनाथ ने अपनी भाषा में जो कहा था वो पहले मैं कह देता हूँ। उन्होंने कहा था, द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन कॉम्प्रिहेंड्स द एंटायर वर्ल्ड। ये आदमी के कारण दुनिया है। आदमी की जो पर्सनैलिटी फाइनाइट से जब इनफाइनाइट होती है तो इनफाइनाइट को एक्सेस कर लेता है, कॉम्प्रिहेंड कर देता है। वो जब तक नहीं कर पाता है तब तक बोलता है कि दुनिया है इसलिए आदमी है। तो आदमी रहे ना रहे, दुनिया तो है ही, चलती रहेगी, शो चलता रहेगा, कल खेल में हम हो ना हो। ये सब ये मूर्खताएं वहां से देखी जा रही है जहां पर आदमी फाइनाइट है, लिमिटेड है। और जब भी लिमिटेड जगह से कोई देखेगा, फाइनाइट से देखेगा, तो वो चीज हमेशा कुरूप ही दिखेगी। हम कुरूप का अब अर्थ बदल दिए। कुरूप का मतलब ये नहीं रहा कि कोई काला या काली है ना। हमारे यहाँ रेस वगैरह की भी बात होती है ना। अपराध माना जाता है विश्व में कई जगहों पर कि आप किसी काले को काला बोल रहे हैं। ब्लैक और व्हाइट का भी चला आ रहा है रेस। हमारे यहाँ कभी नहीं देखा गया कि थाने में जाके कोई बोल रहा है कि उसने मुझे काला कहा है, गिरफ्तार करिए, तो भगा देगा पुलिस। है ना। लेकिन रेसिज्म भी तो एक है ना, वर्ल्ड में चलता है ना, उस पर युद्ध, संघर्ष, लड़ाई या मारपीट, न जाने क्या क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट का। लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं कि जो चीज फाइनाइट है, लिमिटेड है, वो अगली है। जो पूर्ण है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है, वो सुंदर है। यहाँ पर आ गए हम। अब वो सब चीज नहीं रहा कि किसी का नाक टेढ़ा तो कुरूप है, किसी के भौं पतले हैं मोटे हैं, होंठ मोटे हैं पतले हैं, तो जिसके होंठ मोटे हैं वो कुरूप होगा, जबकि निग्रो और साउथ अफ्रीका में उसी की सुंदरता मानी जाती थी। ये रिलेटिव चीजों से अब हम लोग आगे आ गए। अब ये बात नहीं रहेगी कोई व्यक्ति सुंदर और मन की सुंदरता आदि आदि नहीं रह गई। हम लोग ये देख लिए हैं, मन हम लोगों को फाइनाइट करता है, लिमिटेड करता है। इसलिए सबसे असुंदर चीज अगर पहली इंसान के पास है तो वो उसका माइंड है। इसलिए आइंस्टाइन से ने के सवाल पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि मैन का, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग, वहां पर मैन वुमेन नहीं है, तो उसकी जो इनफाइनाइट पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्रिहेंड करता है पूरे वर्ल्ड या पूरे कॉस्मोस को, यूनिवर्स को, वो वही बता सकता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के कारण विश्व है, जो हमने पहले ही बता दिया कि उसकी इंद्रियों के कारण विश्व है। इंद्रियां हटा दीजिए, आंख हटा दीजिए, वर्ल्ड गायब, कान हटा दीजिए, साउंड गायब, एक एक करके इंद्रिया हटाते जाइए, उसके विषय खत्म। स्पर्श खत्म, सूंघना खत्म, टेस्ट खत्म। कोविड के समय में कई लोगों का टेस्ट चला गया था। तो इसका मतलब ये सब हमारी जो इंद्रियां हैं उसके कारण हम लोग सेंस करते हैं ना बाहर का वर्ल्ड। उस वर्ल्ड में सूरज और चांद है।
लेकिन उससे ज्यादा भी कोई चीज हम लोग सेंस कर सकते हैं, जो ये जो लिमिटेड है हमारी इंद्रियां, आंख से हम उतनी दूर देख सकते हैं जहां तक देख सकते हैं। अब जूम सेशन में मैं आपको देख पा रहा हूँ ना, आप जबलपुर में, मैं बनारस में हूँ। अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं देख पाऊंगा ना। कान से मैं अभी कौन सा खराब म्यूजिक बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक तैयार कर रहे हैं, मैं नहीं सुन पाऊंगा ना, है ना। तो इसको बढ़ा भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या इसको बढ़ा नहीं सकते हैं? वो नहीं सुन सकते हैं। हम क्या इसको फाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं कर सकते हैं? इसका भी उदाहरण मिलता है कि रेगिस्तान से अपने शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु चले जा रहे थे, और अचानक ठहर के बोल रहे हैं, वो देखो सुनाई दे रहा है, कृष्ण की बांसुरी की आवाज उनको सुनाई दे रहा है। तो मीरा को कृष्ण दिख रहे हैं, चैतन्य को कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है। यानी कि फाइनाइट्यूड से ऊपर उठ गए ना, फाइनाइट चीज नहीं रहा। यानी क्या नहीं रहा? फाइनाइट माइंड है। माइंड हमें सीमित करता है, छोटा करता है। तो माइंड को या तो हम बड़ा कर ले, यूनिवर्सल माइंड कर दे। रविन्द्रनाथ ने ये टर्म दिया था, यूनिवर्सल माइंड। माइंड को यूनिवर्सलाइज कर ले, या जो उसकी भरत मुनि कहते हैं कि आप कला के माध्यम से इसको और आसानी से कर सकते हैं, योग साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो योगज मार्ग होता है, फिर विवेकज मार्ग होता है। हमने वो इसको शब्द दिया नादज मार्ग। कला के माध्यम से ज्यादा आसानी से पाया जा सकता है। जब आप एक्टिंग करते हैं या हंसते रोते हैं स्टेज पर, तो पूरा हॉल आपके साथ हंसता रोता है ना, दुखी हो जाता है नाटक को देख के। तो आपके भाव, आपका भाव सब में गया है, तभी तो वो बेचारे दुखी हुए हैं नाटक देख के या फिल्म देख के। यानी आपकी इमोशन, आपने अपने इमोशन को यूनिवर्सलाइज किया है। जी। यही भरत मुनि का रस थ्योरी है नाट्य शास्त्र का, कि तो एक क्या नाम दिया इंडिविजुअल आपने है इसको? वो अपनी, क्या? नाम क्या दिया आपने? आपने कहा कि हमने इसको नाम दिया है। नादज, नाद होता है नाद, ब्रह्म नाद, अनहद, अनाहत, नाद। मैंने नादज मार्ग दिया है कि एक तो योग के रास्ते से आप जाइए, या विवेक के माध्यम से जाइए कि सेल्फ इंक्वायरी करिए, हु एम आई। एक तो ये रास्ता है। एक है कि आप योग के माध्यम, योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उस माध्यम से आप ईश्वर को पाइए, या सौंदर्य को पाइए जो सबसे सुंदर है। भाई जो सुंदर वही है ना जो सच्चिदानंद है, पूर्ण है। और तीसरा रास्ता आर्ट है, जो हमारे यहाँ एक और ऋषि मुनि में से एक मुनि ने दिया है, पंचम वेद नाट्यशास्त्र। उसमें एक इमोशन को जब आप यूनिवर्सलाइज करते हैं, या तो हम कहते हैं कि मेरे इमोशन को तुम नहीं समझती, मेरे इमोशन को तुम नहीं समझती, यहीं तक रह जाते हैं, फाइनाइट, छोटा सीमित। और रविन्द्रनाथ बता रहे हैं कि जब हम इसको यूनिवर्सलाइज करते हैं, यूनिवर्सल इनफाइनाइट करते हैं, फाइनाइट से यूनिवर्सल करते हैं, यूनिवर्सल माइंड कहने की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी आइंस्टाइन से पूछा था कि आप कह रहे हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में सब कुछ रिलेटिव है। अगर सब कुछ रिलेटिव तो क्या कुछ ऐसा भी है जो एब्सोल्यूट है? इसका उत्तर में वो मौन रह गए थे आइंस्टाइन, क्योंकि वो भी तो इसे खोज रहे थे एब्सोल्यूट को। वो एब्सोल्यूट ही तो एकमात्र सुंदर है, सौंदर्य। और उसको जब तक हम खोजते रहते हैं, हमारी यात्रा, हमारे जीवन के जितने भी रंग हैं वो पूरे नहीं होते। इसलिए हमने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, रविन्द्रनाथ और आइंस्टाइन के डायलॉग को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बनाई है, दी अनफिनिश्ड रेनबो। रेनबो के बारे में एकदम स्पष्ट धारणा है कि उसमें 7 रंग हैं, हो गया रेनबो पूरा। लेकिन उस व्यक्ति का जो वास्तव में सौंदर्य की तलाश कर रहा है, जो मुमुक्षु है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो वास्तविक सौंदर्य को जानना चाहता है, उसके लिए अभी अनफिनिश्ड है रेनबो जीवन का। जब वो जाएगा उस घर में जहां पर उसका अपना रंग है, यानी कि सौंदर्य है, वहां से जब रंग लाके वो इसमें भरेगा, तब उसके जीवन का इंद्रधनुष पूरा होगा। इसको, इस पर मैंने फिल्म बनाई है, और इसमें मैंने साइंस के लोगों को भी लिया है और आर्ट के भी लोगों को लिया है, ताकि वो काम, जैसे रविंद्रनाथ और आइंस्टाइन में बात हुई थी, उसमें मैंने न्यूटन और जॉन किट्स की भी बात कही है। जॉन किट्स ने कहा था कि न्यूटन ने हमारी पूरी कला, कविता की दुनिया को नष्ट कर दिया है ना, बता दिया कि चांद में कुछ नहीं है, हम उस पर कविता लिखते हैं। तो बहुत दुख में जॉन किट्स से, भले ही वो 19, 20, 21 साल की उम्र ही रही होगी, लेकिन अब तो वो अमर हो गए। लेकिन उन्होंने यही चिट्ठी में लिखा था
कि न्यूटन ने आकर के हम लोग की जो काव्य संसार है, हम लोग चांद को न जाने कैसे कैसे देखते हैं, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। ये बताया कि चांद में कुछ नहीं है, पत्थर है और कुछ धूल है, बालू है। तो न्यूटन की भी चिट्ठी है इस पर। न्यूटन ने कहा है कि हम लोगों ने कवियों के संसार को नष्ट नहीं किया है, कवि और कला की दुनिया को हमने नष्ट नहीं किया है। ये दोनों चिट्ठियां पढ़ी जानी चाहिए। ये हमारे यहाँ रिचर्ड डॉकिंस एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी किताब है अनवीविंग द रेनबो। उसमें उन्होंने जॉन किट्स की चिट्ठी को भी लिखा है, बताया है, और न्यूटन की भी चिट्ठी का हवाला दिया है। तो न्यूटन, जॉन किट्स, आइंस्टाइन, रविन्द्रनाथ से आगे बढ़ के हमने फिर ये फिल्म, इस डिबेट को आगे बढ़ाया है। उसमें साइंटिस्ट के भी अपने व्यूज हैं और आर्टिस्ट के भी व्यूज हैं, ब्यूटी क्रिएटिविटी को लेकर। उसको किसी की रुचि होगी तो देख सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने विषय को थोड़ा सा और मतलब एक स्टेप फर्दर, मतलब इसको कहा जाए थोड़ी सी आगे या गहनता में जाने की हम लोगों ने कोशिश की। अब आप इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत ही अच्छा लगा, एकदम अमेजिंग लगा मुझे ये आपका जो आपने बताया। और उसी तरीके का अमेजिंग लगा कि जैसे एक मैजिशियन होता है, वो आता है और उसके जादू में हम बंध जाते हैं। वो कहता है कि देखो पानी बरस रहा है, तो हमें पानी बरसता हुआ दिखता है। और कहता है कि देखो धूप निकल गई, देखो वो एक रुमाल लेता है, उससे कबूतर बना देता है। और वो सब चीजें हम देखते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो बात थी कि जब हमारा माइंड जागता है तब सूरज चांद है, ये सब कुछ ये वर्ल्ड है। तो पहले वो जादू जैसा लगा, फिर जब आपने उसको गहराई में जाके बताया तो लगा कि बिल्कुल सच है ये, कि रूप और कुरूप जैसी या सुंदर असुंदर जैसी कोई बात नहीं है। सुंदर वही है जो एब्सलूट है। और उसमें जो आपने न्यूटन का हो, चाहे जॉन कीट्स का हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का हो, या जिसके भी जो है एग्जाम्पल्स दिए, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट थे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी वोकेबलरी हो, बातचीत हो, या कुछ भी हो, वो बिल्कुल इतनी अप्रोप्रिएट होती है कि उसमें आप एक शब्द भी बदल नहीं सकते हैं। और ये आपका हुनर है, या कहना चाहिए कि इंटेलेक्ट है। या कभी कभी जो आप ये चीज कहते हैं कि मैं नहीं बोलता, तो सचमुच यही लगता है कि आप नहीं बोलते, आपके माध्यम से कहीं ना कहीं वो ईश्वर बोलता है। ये सब कहने के बाद मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, इस विषय को ये लगा कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही रुचिकर पॉइंट पर मुझे इसका इस अंक का समापन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम समय से बंधे हैं। तो मित्रों, आइए अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी को इस बात के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने इतनी रुचिकर और नई दृष्टि दी हमें सौंदर्य को समझने की, परखने की। तो गौतम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। मैं चाह रही थी कि आप एक कोटेबल सेंटेंस इस समापन के साथ बोलें। कोटेबल सेंटेंस हम तो बोलते नहीं है, हो जाता है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाते हो, तो मैं कहता हूँ कि पूर्णिमा का चांद हमेशा पूरब से ही निकलेगा, ये कहते हैं। ठीक है।